डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो डिस्कशन है वो है कार्बन क्या है। और कार्बन के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया तो नाइन्थ क्लास में भी ले लेते हो कि कार्बन क्या है। हमारा एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट तो हम बोल सकते हैं जो कि एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 6। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर रहता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना है, 6 है। तो इस हिसाब से हम देखें तो पीरियडिक टेबल पढ़ी जाती है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। हालांकि वो पहले 10th क्लास में भी हम पढ़ते थे लेकिन डिलीट हो चुका है चैप्टर। तो पीरियडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर क्या आ जाते हैं आपको आइडिया होगा इसका, जिसके अंदर नॉन मेटल्स तो आती हैं, इसके अलावा मेटल्स भी आते हैं एंड मेटलॉइड भी आते हैं। तो हमने इस चैप्टर में केवल किसके बारे में पढ़ना है, ओनली कार्बन के बारे में। और कार्बन का बेसिक आइडिया आपको याद रहना चाहिए। ये क्या है, एक नॉन मेटल है जो कि पीरियडिक टेबल में 6 नंबर पे आती है यदि हम एटॉमिक नंबर के बेस पे बात करें। और एटॉमिक नंबर होता क्या है, उसको एक, जैसे हम क्लास में रोल नंबर हमको मिले हुए होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही इसका एक रोल नंबर या फिर एटॉमिक नंबर है वो डिसाइड किया हुआ है। तो पीरियडिक टेबल में ये 6 नंबर पे है वो आता है। और इसकी और खास बात क्या है, इसके आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप 9th क्लास में आप पढ़ते थे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप क्या होते हैं, इनका जो सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट है। तो मेनली हमारे पास जो कार्बन का सबसे ज्यादा फॉर्म पाई जाती है उसका जो मास नंबर होता है वो क्या रहेगा, वो रहता है 12। 12। और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो यदि आपको मास नंबर दिया हुआ है तो इसके न्यूट्रॉन के नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके प्रोटॉन का नंबर कितना था हमने देखा है, 6 का प्रोटॉन का नंबर है। तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना रहेगा, एटॉमिक मास में से हम क्या माइनस कर देंगे, प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे। तो यहां से आपका सिंपली न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 6 मैक्सिमम केसेस में। लेकिन आइसोटोप्स का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, 2 आइसोटोप्स हैं वो मिलते हैं कार्बन के। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। और इनका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो 9th क्लास में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम कार्बन के बारे में, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो कार्बन का ये C14 वाला आइसोटोप है ना, जिसका एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास हम बोलेंगे, एटॉमिक मास 14 होता है, ये एक रेडियो एक्टिव भी होता है। रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, रेडिएशन इसमें से रिलीज होती है। और इसको हम किस में यूज करते हैं, मेनली पुरानी चीजों की डेट पता करने के लिए कि कोई भी चीज कितनी ओल्ड है। तो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम C14 है वो आइसोटोप है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक आइसोबार होता है। आइसोबार तो क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर जिसके होते हैं। यदि हम बात करें डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है, मास नंबर कितना है इसका, 14। और इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। जबकि कार्बन का हमने पढ़ा है मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो यहाँ पे जब मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बार्स बोलते हैं। आइसो बार्स हैं ये दोनों। और एटॉमिक नंबर यदि सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कार्बन के बारे में। और थोड़ा सा आइडिया और क्या ले लेते हैं हम कार्बन का, जैसे हमने बात की है जेड। जेड किसके लिए आता है, एटॉमिक नंबर के लिए। जेड ऑफ कार्बन कितना है हमारा, 6 है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने इसके अंदर 6 हैं। ये दोनों चीजें फिक्स हैं। चेंज क्या हो सकता है, जैसे हमने बात की थी C14 और C12 के अंदर, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर है ना वो अलग हो सकते हैं। इसमें न्यूट्रॉन के नंबर 8 है जबकि इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 6 है। ये दोनों वैल्यूज हैं वो हमेशा इसके अंदर फिक्स रहेंगी। अब एक आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बोल सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेन क्या होता है, एटम न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम में, उसमें फर्स्ट सेल होती है, उसके बाद उसकी सेकंड सेल होती है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगली सेल में जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, पहली सेल में 2 आ गए तो बच गए कितने, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेल में, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से इसकी वैलेंसी है वो डिसाइड होती है। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो कितनी ज़्यादा मतलब ये कंबाइन कर सकता है, कितने एटम्स के साथ ये जुड़ सकता है। तो वैलेंसी यदि 4 है, वैलेंसी निकालने के 9th क्लास में ही फॉर्मूले आते हैं। यदि वैलेंस एटॉमिक नंबर जो हम या बात करें, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि हमारा क्या हो, 4 से कम हो, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, जो भी नंबर आता है, जैसे 1 है तो 1 वैलेंसी है, 2 है तो 2 है, या फिर 3 है तो सिंपली। और यदि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें वो कितना है, 4 से ज़्यादा होता है, बात करें तो यदि वो 4 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा आपका, 4 से ज़्यादा मान लो 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से। तो क्या करते हैं हम 8 में से माइनस करके निकालते हैं। जैसे 5 है मान लो किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। 8 है तो वो क्या करते हैं 8 में से माइनस करेंगे तो 0 होता है। लेकिन जो ये 4 आ जाए, मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर, उस केस में जो वैलेंसी है वो 4 शो की जाती है। और खासकर 4 से जो नीचे वाले जब भी हमारे वैलेंसी आती हैं तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती हैं, और जो 4 से ज़्यादा आ जाती हैं और 8 में से हम माइनस करके निकालते हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती हैं। तो कार्बन के केस में यदि हम बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और 4 को तो हम वैलेंसी भी इसकी कितनी मानेंगे, वैलेंसी इसकी कितनी है, 4। 4 ये एटम्स के साथ या फिर 4 बॉन्ड है वो बना सकती है ये, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में और वैलेंसी में क्या फर्क है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, और होता एक प्रकार की वो वैलेंसी ही है। और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है और नेगेटिव 4 भी। प्लस का 4 मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, ये जो 4 हैं, इनको ये सबको डोनेट कर सकता है। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल के चैप्टर में इससे पहले हमने पढ़ा था, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, लेकिन कई बार कुछ नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकती हैं, जैसे खासकर जिनकी वैलेंसी 4 है, तो ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकती है, किसी से ले भी सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कर तो सकती है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में जो हमारी कार्बन है ना, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है, बिल्कुल छोड़ती नहीं है ना किसी से, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेती है। और ये इलेक्ट्रॉन लेना और छोड़ना क्यों जरूरी होता है, ऑक्टेट रूल के लिए। एक ऑक्टेट रूल होता है ना, ऑक्टेट रूल में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो हाइड्रोजन के लिए रूल होता है ड्यूप्लेट का, लेकिन मैक्सिमम केस में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 से यदि कम है तो क्या होता है, वो हर एक एटम है वो 8 करने की कोशिश करता है, और यदि 8 से कम है, थोड़े बहुत कम है, जैसे यहाँ पे 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा किया जाता है। और यदि 8 से थोड़ा ज़्यादा है, जैसे सोडियम के अंदर यदि हम बात करें 2, 8 और 1 बच जाता है लास्ट में, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के 8 पे आने की कोशिश करता है। हर एक एटम ना अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। हम एटम की डेफिनेशन पढ़ते भी हैं 9th में, एटम क्या चीज़ होती है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती नोबल गैस के अलावा। तो हर एक एटम क्या करता है, वो अपने किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल वो 2 तरीकों से हो सकता है, या तो उसको करना होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल जो भी लास्ट सेल रहेगी, जैसे इसमें आउटर मोस्ट सेल ये है, फर्स्ट सेल को हम के बोलते हैं, अगली सेल को एल बोलते हैं, MnO_P बोर मॉडल में हम पढ़ते हैं। जैसे तो इस तरीके से क्या है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन
8 पूरा करना चाहता है मैक्सिमम केसेज में, तो 8 वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी कर सकता है, जैसे ज़्यादातर केसेज में मेटल्स करती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट है वो पूरा करती हैं। कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 ना तो पूरे के पूरे डोनेट कर सकती, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकती। इसलिए कार्बन क्या करती है, हमारी एक स्पेशल करैक्टर शो करती है, स्पेशल करैक्टर होता है। और इसी स्पेशल करैक्टर होने की वजह से इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का नाम ही इसलिए इतना ज्यादा, हमको अलग से चैप्टर बनाना पड़ा। और आप जब हायर क्लासेज में 11th में पढ़ते हो, कार्बन से पढ़ते हैं ना, तो सेपरेट एक पोर्शन हो जाता है केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर जो हम कार्बन के कंपाउंड ही पढ़ते हैं, मैक्सिमम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, इसके सेपरेट हैं वो यूनिट्स या फिर चैप्टर बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हमने बिल्कुल एक वाइडर व्यू है वो पढ़ना है। थोड़ा सा आइडिया अब हम एनसीईआरटी से ले लेते हैं। वो क्या है, यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स हैं वो दिए हुए हैं, एक टेबल है, हो सकता है क्वेश्चन वगैरह बन जाए 1 मार्क्स वगैरह में। जैसे एसिटिक एसिड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही है सारे के सारे, कार्बन के कंपाउंड है। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, इनके फॉर्मूले बनाने भी हम देखेंगे। जैसे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या फिर केमिकल फॉर्मूले बनाने पड़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे ही कार्बन के फॉर्मूले बनते कैसे हैं, उनका भी एक स्पेशल रूल है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें तो जनरली इसने किससे रिलेटेड बात की है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बात की हुई है, कि कार्बन के मेल्टिंग जो कंपाउंड है ना, वो क्या क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो शो करते हैं। तो सिंपल एक आइडिया आपको दिया हुआ है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कार्बन की बात बता रखी है कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन है हमारी अर्थ क्रस्ट में, जो भूपर पट्टी है, ऊपरली परत है अर्थ की, एंड इन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में भी क्या है, क्वाइट मेगर, मतलब लगभग जो एटमोस्फियर में तो बहुत कम है, न के बराबर ही है। और अर्थ क्रस्ट में कितनी है, 0.002। हालांकि हम एटमोस्फियर में तो याद रख लेते हैं 0.03, जबकि यहाँ पे कितनी है, 0.02% है। और ज्यादातर किस फॉर्म में मिलती है अर्थ क्रस्ट में, ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में। कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता भी है क्या होता है, CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3। HCO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट्स। और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में बहुत सारी मेटल्स हैं जाती हैं। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने मेटल के फ्रैक्शन में पढ़ा था। और आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जो कार्बोनेट्स के ओरेज होते हैं मेटल्स के, उनके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, आपको मैथ सेक्शन में छोड़ सकते हैं। उसके बाद कार्बन और किस में पाई जाती है, ऑयल में, पेट्रोलियम। ऑयल और पेट्रोलियम पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ा जाता है, कोयल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो जितने भी ये सब्सटेंस हैं हम एक प्रकार के फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन अच्छा खासा पाया जाता है। इसके अलावा एटमोस्फियर में आपको याद, ये तो रखने की जरूरत नहीं है, याद रह ही जाता है। तो ये दो आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, अर्थ क्रस्ट में 0.02, जबकि यहाँ पे क्या है, 0.03 एटमोस्फियर में। और किस फॉर्म में मिलती है, ज्यादातर केसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की केसेस में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जैसे CO2, हम देखते हैं CO2 का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसी फोटोसिंथेसिस से हम खाना खाते हैं। जो खाना बनता है प्लांट्स में वही तो हम खाते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं प्लांट्स। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, चैप्टर 5 के अंदर। और हम जो CO2 छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, एक बैलेंस सा बना रहता है हमारे और प्लांट्स के बीच में। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट, कार्बन है बहुत ज्यादा मात्रा में है वो मिलती है, अलग अलग कंपाउंड्स के रूप में मिलती है। हमारी बॉडी में भी कार्बन के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, और जितने भी लिविंग सिस्टम हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन है वो मिलती है।